हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन बाद हमारी क्लास आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और ये जो सिलेबस और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है वो सारी की सारी सीरीज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा दोस्तों, टेंशन ना लेना। अब वो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, है ना दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया था वो चैप्टर का नाम था सेल एंड बैटरी। क्या नाम था दोस्तों? सेल एंड बैटरी। अब हम इस चैप्टर का टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा का पूरा सिस्टमेटिकली पढ़ते जाएंगे और इसको धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। एक्चुअलिटी में क्या था कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर को पढ़ते हैं तो फैराडे ने इसमें दो नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे वो आप अच्छे तरीके से समझेंगे। पेपर में मैंने खुद इस नियम से एक क्वेश्चन गलत किया था। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट्स लाइफ में था तो मैंने एक पेपर दिया था यूपीपीसीएल का, आरबीएनएल का दिया था। यूपी आरबीएनएल के पेपर में मैंने ये क्वेश्चंस गलत किया था। उसका कारण क्या है कि मुझे चीजें पता तो थी पर मैं वहां पे प्रॉपर्ली इंटरलेट नहीं कर पाया और इंटरलेट ना करने के कारण मुझसे ये क्वेश्चंस गलत हो गया। तो आज मैं बताऊं, और मैक्सिमम बच्चे इस लॉ में क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अब हम इसको प्रॉपर्ली और सिस्टमेटिकली समझते हैं। सबसे पहले हम बात बताता हूं मैं दोस्तों आपको कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस लॉ है ना, फैराडे ने उसने दो नियम दिए थे। एक तो पहला नियम ये रहा और दूसरा नियम इसका ये रहा। कितने नियम दिए उसने फैराडे ने दो नियम दिए। एक तो ये पहला नियम है और ये इसका दूसरा नियम है। आज हम इस नियम को प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली समझेंगे। उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती, समय के भी समानुपाती होता है। ये मैंने किताबी भाषा को ना लिखते हुए देसी भाषा में लिखा है। मतलब उसका ये कहना है कि जब भी मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है। जैसे कि अब आपसे ये क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोलाइटिक होता क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है? जैसे H2SO4 है, CuSO4 है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो पदार्थ होता है जिसको हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं, और उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड डालते हैं। इलेक्ट्रोड दो चीजों से मिलकर बना होता है, कैथोड और एनोड। दो चीजों से मिलकर बना होता है। किन किन से मिलकर बना होता है दोस्तों? कैथोड और एनोड से। तो मेरा ये मतलब था कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमने उसमें एनोड और कैथोड डाल दिए और ये पदार्थ मतलब ये पूरा सिस्टम तैयार कर लिया। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, अगर हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं, क्या कराते हैं दोस्तों? करंट फ्लो कराते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट में है ना कुछ पदार्थ मुक्त होंगे। जैसे कि जो दो इलेक्ट्रोड डले हैं ना वहां से मेटल निकलना स्टार्ट होगी। मतलब उसने ये कहा था। तो वो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान, मतलब जितना मटेरियल उसमें से निकलेगा, इलेक्ट्रोड से जितना मटेरियल निकलेगा वो उसमें जितनी करंट फ्लो कराएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरी बात उसने ये कहा था कि जितनी देर तक करंट फ्लो कराएंगे उस समय के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसको मैथमेटिकली एक इक्वेशन में कैसे देखते हैं। ये होता है भाई पदार्थ का द्रव्यमान या उसकी मात्रा। ठीक है, ये उसकी करंट है और ये उसका टाइम है। मतलब करंट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो m इक्वल टू जेड आई टी क्या आएगा दोस्तों? अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ये, तो m बराबर जेड इंटू आई टी। अब हम इस जेड को समझते हैं कि ये जेड क्या है दोस्तों। जेड को हम बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सबसे पहली बात तो पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये इक्वेशन पूछी जाती है। ठीक है, कि m बराबर जेड इंटू आई टी होता है या जेड बराबर m इंटू आई टी होता है। पेपर में आपको कंफ्यूज पता है क्या होता है? पहले ऑप्शन में लिखा होगा m बराबर जेड आई टी, दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा z बराबर m इंटू आई टी, तीसरे ऑप्शन में लिखा होगा i बराबर z इंटू टी। तो इसमें अपने को पता करना है कि क्या आंसर है। तो हमेशा याद रखना m बराबर z इंटू आई टी होता है। ये कैसे याद रखेंगे कि m पहले आएगा या z पहले आएगा? एबीसीडी में m पहले आता है और z बाद में आता है, इसीलिए इक्वेशन m से स्टार्ट होगी ना कि z से। कंफ्यूजन इन्हीं दो क्वेश्चंस में होता है कि m बराबर जेड आई टी होता है या z बराबर एम आई टी होता है। तो भाई पहले m आएगा तो हम m को पहले बात करेंगे। ये याद रखने का तरीका है जिससे पेपर में क्वेश्चंस गलत ना हो। तो m बराबर क्या आएगा? z इंटू आई इंटू टी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम इनको एक एक चीज को जाके समझ लेते हैं। m हमारी मात्रा होती है और इसको हम हमेशा ग्राम में लेते हैं। किस में लेते हैं दोस्तों? ग्राम में। पेपर में ये भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लेते हैं कि भाई m को किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं या मिलीग्राम में लेते हैं। तो हम m को किस में लेते हैं दोस्तों? m को हम लेते हैं ग्राम में।
अब हम बात करते हैं आई, करंट को हम एम्पियर में लेते हैं, टाइम हम सेकंड में लेंगे, और जेड होता है रासायनिक तुल्यांक। क्या होता है दोस्तों? रासायनिक तुल्यांक। अब रासायनिक तुल्यांक को हम लेते हैं ग्राम पर कूलम। किसमें लेते हैं दोस्तों? ग्राम पर कूलम, कूलम। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरे नियम में उसने क्या कहा कि भाई आप अलग अलग कटोरे ले लें। क्या ले लें? अलग अलग कटोरे ले लें, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दें, ठीक है। अब उसके बाद भरने के बाद उसने ये कहा था कि यदि अलग अलग विलयन में समान समय के लिए, मतलब अलग अलग कटोरों में, जो कटोरे आपने ले रखे हैं उसमें समान समय के लिए समान धारा फ्लो कराते हैं, मतलब अलग अलग जो आपने वो ले रखे हैं, कंटेनर ले रखे हैं जिसमें विद्युत अपघट्य भरा हुआ है और इलेक्ट्रोड डले हैं, अलग अलग समय में। क्या बोल रहा है वो? अलग अलग, यदि अलग अलग विलयन में समान समय के लिए, अलग अलग समय के लिए नहीं, उसी टाइम के लिए अगर हम समान धारा फ्लो कराते हैं, समान करंट फ्लो कराते हैं, तो मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा दोस्तों? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बोलते हैं कि इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। तो m1 अपॉन z1 बराबर m2 अपॉन z2 बराबर m3 अपॉन z3, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। क्या ये बात समझ में आई? क्या आपको दोनों नियम समझ में आए? अब आपको पेपर में याद कैसे रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता कैसे इन दोनों चीजों से। स्टेटमेंट दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये फैराडे का कौन सा नियम है, पहला नियम है या दूसरा नियम है, तो आपको उसको पहचानना है। आप हमेशा याद रखना, जहां पे दो चार चीजें एक साथ आ जाए तो वो फैराडे का दूसरा नियम होगा। मतलब कि आप ऐसे स्टेटमेंट याद रखेंगे, अलग अलग पदार्थ की मात्रा में से समान समय के लिए जब धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब अलग अलग पदार्थ, मतलब दूसरा, ठीक है ना। और इस वाले में क्या बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में से, मतलब इसमें एक ही पात्र है। क्या है दोस्तों? एक ही पात्र है, एक ही वेजल है, एक ही कंटेनर है। ये बात समझ में आई? तो क्या इन दोनों में डिफरेंस आप समझ गए? यहाँ पे m बराबर होता है z इंटू आई इंटू टी, और यहाँ पे m बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होता है। यार अपन ऐसे ही बोल सकते हैं m1 अपॉन z1 बराबर m2 अपॉन z2 बराबर m3 अपॉन z3। ये बात समझ में आई? अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और पदार्थ। मैंने पेपर में जितने भी एनालिसिस किया है, पेपर में 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो इन दोनों स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है, दूसरा इनकी इक्वेशन पूछ लेता है, मतलब कि किसकी इक्वेशन क्या है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? उसके बाद क्या बोल रहा है, यहां पे भी देख लें कि जो करंट फ्लो कराते हैं ना, वो मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, ठीक है ना। अब वो जो क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसमें किसी भी एक आपको मेटल दे देगा या कोई भी मटेरियल दे देगा और बताएगा कि बताओ उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना है। तो ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले हैं, जो भी मैंने ऑर्डर वाइज लिखे हैं, जिसमें चांदी का तो हर एक पेपर में पूछा गया है। वो पूछता है बताओ चांदी का, एजी मतलब होती है चांदी, चांदी का सिंबल होता है, चांदी का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना है? 1.118। कितना है दोस्तों? 1.118। पेपर में कंफ्यूज हो जाता है, वो 2 ऑप्शन में देता है, एक 1.111 कर देता है, एक 1.18 कर देता है, एक 1.018 कर देता है। तो आप हमेशा याद रखना 1 पॉइंट के बाद केवल 2 डंडे रहेंगे। कितने डंडे रहेंगे? 2, मतलब चांदी। ये बात समझ में आई? ये एयू मतलब गोल्ड। सोने का कितना होता है? 2.04। सोने का कितना होता है दोस्तों? 2.04। कॉपर का होता है 0.3293। मैं ऐसे याद रखता हूं, कॉपर का 3293 से याद रख लेता हूं, पॉइंट वन रखना में दिक्कत आती है थोड़ी, तो डायरेक्टली कैसे याद रखते हैं? 3293। हाइड्रोजन का 0.014। हाइड्रोजन का कितना होता है दोस्तों? 0.014। निकल का 0.304। जिंक का 0.33। क्रोमियम का 0.18। एल्यूमिनियम का 0.096, है ना। ये आपको याद करने हैं और अच्छे से याद करने हैं। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सबसे कम होता है, मतलब वैल्यू सबसे कम होती है, वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना आएगा? 0.014। 0.014। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये होता है, इसका जो मात्रक है वो होता है ग्राम पर कूलम। क्या होता है दोस्तों? ग्राम पर कूलम। एक होता है आपका रासायनिक तुल्यांक, इसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। संयोजकता मतलब बैलेंसी। बैलेंसी मतलब ये होता है कि उसके आखिरी कोष, किसी भी परमाणु के कोई भी मटेरियल है उसके लास्ट ऑर्बिट में, आखिरी कोष में
जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर आई? परमाणु भार बटे संयोजकता, ये रासायनिक तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला है। तो पेपर में इतने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। क्या ये आपको ये पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये पॉइंट क्लियर है ना दोस्तों? चलिए आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।